हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरवी यूपी एग्जाम प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार था, आज से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जीएस के साथ साथ आपका वो पोर्शन भी आज से स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे हम अपनी 3 से 4 क्लासेज में। ठीक है, मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसी के सीरीज के साथ, मतलब इसी सीरीज में हम लोग जीएस की पैरेलल क्लासेस चलती रहेंगी मेरे साथ आपकी। इस सीरीज में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद मैं यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, और उसके बाद फिर मैं आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इनको पूरा कराऊंगा। ये बहुत पोटेंशियल टॉपिक्स हैं, आपको पता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यूपी एग्जाम्स के लिए ये तीनों टॉपिक्स। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस को प्यार देना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट देना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अगर आपको हमारा क्वालिटी कंटेंट और हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं तो जरूर आपका साथ मिले। फीडबैक के रूप में अपना कमेंट जरूर देना है। वीडियो को हाइप भी करते चलना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। ये हमारा यूपी एग्जाम्स आरबी का चैनल है, यूपी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड, जिसमें सारे यूपी एग्जाम्स के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको धुरंधर बैच के अंतर्गत तैयारी करा रहे हैं, जिसमें जीएस की क्लासेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लासेस, साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस जैसा कि इस क्लास में स्टार्ट हो रही है, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, है ना, एनवायरमेंट और इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, इस पर रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, और स्टैटिक जीके भी आपको नेक्स्ट वीक से, आपको मंडे से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। क्लियर? तो ये सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, आगे आने वाले टाइम में यूपी पीएससी का, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस हो, इसके अलावा यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला आएगा दिसंबर में, वो है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम। इसके अलावा आरओ यारो का एग्जाम, जितने भी यूपी के एग्जाम्स होंगे आगे आने वाले टाइम में, यूपीएसआई की फिर से भर्ती आ सकती है, तो उसके एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स यूपी के हो रहे हैं उन सब के लिए डेडिकेटेड चैनल है हमारा, जिसको आप ज्वाइन कर लें। और सारे बैचेज आपको, सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमारी अवेलेबल हो रही हैं। रेगुलर क्लासेज हमारी लाइव क्लास चल रही है। चलिए, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में देखिए मैं पढ़ाऊंगा क्या आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आज तो आपको ओवरव्यू पढ़ाऊंगा टेक्नोलॉजी का, और इसमें मैं आपको प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, और वो एंशिएंट टाइम से लेकर, प्राचीन इतिहास से लेकर, प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत के इतिहास में, अलग आधुनिक भारत में, मतलब तीनों टाइम में, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इस तीनों एरा में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का विकास हुआ। क्योंकि भारत में तकनीकी का विकास एंशिएंट टाइम से, प्राचीन टाइम से, बहुत हजारों सालों पहले से जाना जाता है, और वो हम देखेंगे भी किस तरीके से भारत में तकनीकी विकास उस समय आगे बढ़ा। ठीक है, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक भारत के टाइम में अंग्रेजों ने उसको क्या किया, बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकरण को, विज्ञान और तकनीकी के विकास को क्या किया, डिमोरलाइज किया उन्होंने उसको। ठीक है, मतलब एक प्रकार से आगे बढ़ाने की जगह उसको पीछे ले जाने का, रिग्रेसिव, मतलब पीछे ले जाने का काम किया, उसको डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद के टाइम में, आज के टाइम में जो हम देखते हैं उनकी हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी संस्थाएं जो भारत में तकनीकी विकास के लिए जानी जाती हैं, वो कब कब स्थापित हुई, स्टैब्लिश हुई। अक्सर क्वेश्चन आपने देखा होगा, चाहे वो डीआरडीओ हो, ठीक है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने सुना होगा, चाहे वो एचएएल हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, चाहे वो इसरो हो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर की फील्ड में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च हो, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो, वो हो। ठीक है, ये सारी संस्थाएं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, है ना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन हो, परमाणु ऊर्जा विभाग हो, ये सब। ठीक है, इन सारी चीजों से आपको पता है क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा भारत के जो रिनाउंड, वर्ल्ड लेवल पर रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं आज के टाइम में और पुराने टाइम में, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, उन्होंने किस फील्ड में काम किया, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, आपने देखे होंगे। तो उन सब के बारे में मैं आज की इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूं।
इसके बाद इस क्लास के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करूंगा। अगली क्लास हमारी क्या होने वाली है मैं बता दे रहा हूं, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्लास होगी। दूसरी क्लास हमारी 2 नंबर लिख दे रहा हूं यहां पे, आज की क्लास पहले नंबर की मान लो, तो दूसरे नंबर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्लास होगी। रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसमें मैं आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, है ना, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, उनपे डिफरेंस क्या होता है। भारत ने डीआरडीओ मेन पिलर है भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी में, तो कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल में कौन कौन सी मिसाइल्स बनाई है डीआरडीओ ने, क्लियर, कौन सी क्रूज मिसाइल बनाई है, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। अब्दुल कलाम साहब की लीडरशिप में 1983 में जो प्रोग्राम शुरू हुआ आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत मिसाइल गाइडेंस डेवलप विकास कार्यक्रम, इसीलिए इसी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में 5 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल बनेंगी, इसीलिए अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम दिया जाएगा। जिसमें हम अग्नि मिसाइल पढ़ रहे होंगे, पृथ्वी मिसाइल पढ़ रहे होंगे, आकाश मिसाइल पढ़ रहे होंगे, त्रिशूल मिसाइल पढ़ रहे होंगे, और नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल जो दुश्मन के टैंकों को खत्म करती है वो मिसाइल, उसको हम पढ़ रहे होंगे। तो इसके अलावा मैं आपको सबमरीन मतलब नेवल टेक्नोलॉजी, नेवी जो सबमरीन टेक्नोलॉजी होती है ना, इंडियन नेवी जिस टेक्नोलॉजी को यूज करती है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, सबमरीन्स क्या होती हैं, पनडुब्बियां क्या होती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, विमान वाहक पोत आपने देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे विमान वाहक पोत। अभी ईरान और अमेरिका इजराइल का वॉर चल रहा था, उसमें बहुत चर्चा में थे एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबमरीन्स के बारे में चर्चा करूंगा, पनडुब्बियां कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। सबमर्सिबल सबमरीन न्यूक्लियर क्या होती है, सबमर्सिबल सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर क्या होती है। इसके अलावा कन्वेंशनल सबमरीन है ना, जो कन्वेंशनल सबमरीन है, जो आम सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं, वो सबमरीन कौन सी होती है। सामान्य सबमरीन जिसको सामान्य पनडुब्बियां कहते हैं, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल को हिंदी में क्या कहते हैं, देख लेना एक बार कन्वेंशनल सबमरीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं। सबमरीन मतलब जो है पनडुब्बियां, है ना, तो वो जो डीजल इलेक्ट्रिक होती हैं, जो नॉर्मली जिनका काम सर्विलांस करना होता है, सर्विलांस करना मतलब निगरानी रखना समुद्र में होता है, ठीक है, जिससे कोई दुश्मन कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है समुद्र के नीचे, उन सब की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, भारत के पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात करेंगे, एलसीए तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात करेंगे, जिसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया, क्लियर है। अनेक टाइप की सौर्या मिसाइल, प्रहार मिसाइल, तमाम तरह की जो मिसाइल्स हैं उनकी बात करेंगे, है ना। रुद्रम की बात करेंगे, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसकी बात करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जिसको हम दुनिया भर में बेच भी रहे हैं, सुना होगा आपने ब्रह्मोस, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने में ब्रह्मोस मिसाइल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। पाकिस्तान के हर कोने में पाकिस्तान के जो है एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान के जो एयरवेज थे उन सबको ठोका था किसने, ब्रह्मोस मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सबसोनिक सुपरसोनिक क्या होता है, और सोनिक वेलोसिटी क्या होती है, मैक नंबर क्या होता है, इन सबको हम चर्चा करेंगे इसमें, क्लियर। ब्रह्मोस मिसाइल रसिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है, और ब्रह्मपुत्रा और मोसकवा रिवर, ब्रह्मपुत्रा इंडिया की रिवर, मोसकवा जो है रसिया की रिवर, इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर के रूप में डेवलप हुई है, इन नदियों के नाम पर है। तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, क्वेश्चन क्या किस टॉपिक से पूछा गया उसको मैं वहां पे लिखता हुआ आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो भाई। तो यहां से मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ूंगा, इसके बाद मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी की ओर ले जाऊंगा, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की चर्चा करूंगा आपसे, जिसमें मैं आपको इसरो से अवगत कराऊंगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है, विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक, उन्होंने किस तरीके से इसरो की स्थापना की 1969 में, उन्होंने इसको लीड किया और किस तरीके से इसरो आगे बढ़ रहा है। इसरो में मैं आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन क्या पढ़ाऊंगा, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के उनकी बात करूंगा, जिसमें मैं SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, इसके बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, इसके बाद वर्तमान समय में जो है जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल GSLV, इन चारों पीढ़ियों के हमारे लॉन्च व्हीकल की चर्चा करूंगा। इसके बाद इसरो इस समय जिस पे काम कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल का मतलब वो रॉकेट जिसके जरिए सैटेलाइट को इसरो क्या करता है, लॉन्च करता है। इसके बाद RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब जाएगा रॉकेट और वापस सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस आ जाएगा। अभी क्या होता है, अभी जाता है रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्च करता है, रॉकेट एक अपने आप को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो वो
एसेट के रूप में क्या होता है, दोबारा फिर से तैयार करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे रॉकेट्स होंगे जो जाएंगे, लॉन्च करेंगे, वापस आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे फॉल्कन हैवी रॉकेट, फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट जो किसने, स्पेस एक्स ने बनाया, एलन मस्क की कंपनी। तो वो क्या है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जाता है रॉकेट अंतर जो है सैटेलाइट को, उपग्रह को लॉन्च करता है और वापस आ जाता है। इसको आरएलवी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनः प्रयोग होने वाला लॉन्च व्हीकल। इन सब की हम चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3 जा चुका है, चंद्रयान 2 फेल हो गया था हमारा। क्या हुआ था, पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था चंद्रयान 2, पार्शियली फेल हो गया था, पार्शियली सक्सेसफुल हो गया था। उसकी चर्चा करूंगा, क्यों पार्शियली फेल और पार्शियली सक्सेसफुल कहा गया उसे। चंद्रयान 3 गया, चंद्रयान 1 कब गया, 2008 में, उसने क्या क्या अचीव किया उसकी करेंगे चर्चा। मंगलयान 1 की बात करेंगे हम, 2013 में गया। अब मंगलयान 2 पे हम क्या, मंगलयान 2 क्या होगा, कैसे भेजा जाएगा। गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, उसकी हम चर्चा करेंगे इसमें। भारत का खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS 2035 तक भेजने का प्लान है हमारा, उसकी हम चर्चा करेंगे। गगनयान के थ्रू पहली बार मानव हम स्पेस में भेजेंगे, उसकी बात करेंगे। वहीं पे मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की बात करूंगा। क्लियर है? और उसी ISS के अलावा एक दूसरा स्पेस स्टेशन चाइना ने बना लिया है। क्लियर है? तियोंगोंग, उसकी चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स जो होते हैं दुनिया में, नेविगेशन उपग्रह सिस्टम जो होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसको आप यूज भी करते हो, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सुना होगा, अमेरिका का सिस्टम है, उसकी हम चर्चा करेंगे। वो होते क्या है? रसिया का सिस्टम ग्लोनास है, सेम सिस्टम, जो GPS अमेरिका का है, रसिया का ग्लोनास है, उसकी हम चर्चा करेंगे। यूरोप का गैलीलियो है, उसकी चर्चा करेंगे हम। चाइना का बेदेऊ है, उसकी चर्चा करेंगे। हमने भी बना लिया है अपना, इसरो ने भी बना लिया IRNSS नाविक, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जिसको नाविक कहा गया, प्रधानमंत्री ने उसका नाम नाविक दिया। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, उसकी हम चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है? इसके अलावा 6 नंबर का जापान है, जिसके पास ये सुविधा है, वो क्या है, ZNSS, जेनिथ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इनकी चर्चा कर रहे होंगे। तो ये सारी स्पेस टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे। तो तीसरे लेक्चर के रूप में हम क्या पढ़ रहे होंगे भैया, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी की चर्चा कर रहे होंगे। सॉरी, रक्षा कह रहा हूं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है भाई? इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बायोटेक पे आएंगे। चौथी क्लास में हम लोग बायोटेक पढ़ रहे होंगे, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे होंगे। जैव टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको क्लोनिंग बताऊंगा कि इंसान की क्लोनिंग कैसे की जाती है, जानवरों की क्लोनिंग, इंसान की क्लोनिंग दुनिया भर में बैन है। टेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी बात करूंगा। शक्तिमान देखा होगा ना आपने, उसमें डॉक्टर जयकाल शक्तिमान का क्लोन बना लेता था। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, आपका क्लोन तैयार किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी है, जानवरों के क्लोन तैयार हो रहे हैं, इंसान पे वो टेक्नोलॉजी बैन है। GM टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, GM क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स, है ना, जीन संवर्धित फसलें, है ना, DNA, उसको DNA को क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक क्या है उसकी बात करेंगे हम। GM क्रॉप्स क्या है उसके थ्रू, उसकी हम बात करेंगे। क्लियर है? और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, स्टेम सेल टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेरे जीवन के लिए, उसकी हम चर्चा कर रहे होंगे वहां पे। 3 असिस्टेड ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ARTs कहते हैं, सहायक प्रजनन तकनीकों की हम चर्चा कर रहे होंगे। सुना होगा आपने, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या टेक्नोलॉजी होती है उसकी चर्चा करेंगे। सरोगेसी क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। थ्री पेरेंट बेबी क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो इन सब टेक्नोलॉजीज की चर्चा हम कहां पे कर रहे होंगे, बायोटेक में कर रहे होंगे। कहां पे कर रहे होंगे भैया, जैव प्रौद्योगिकी में कर रहे होंगे। ठीक है भाई? तो चौथी क्लास बायोटेक की लेंगे। इसके बाद 5वीं क्लास के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नैनो तकनीक की बात करेंगे, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में, मेडिकल रिसर्च के फील्ड में नैनो सेंसर्स का यूज हो रहा है। ठीक है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में नैनोटेक का, नैनो सेंसर्स का यूज हो रहा है, जो टारगेटेड रूप से शरीर के अंदर जाकर ड्रग को, मतलब दवाई को डिलीवर करते हैं, दवाइयों को, और इससे किसी और अंग पर उस दवाई का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वहीं पर वो दवाई टारगेटेड रूप से काम करती है जिसके लिए वो भेजी गई है। तमाम तरीके की नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो सेंसर्स का यूज करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट में 6ठे नंबर पे मैं आपको ICT,
इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें वाईफाई, लाईफाई, 2G, 3G, 4G, 5G, इन सब की मैं चर्चा कर रहा हूँ। वहीं पर मैं आपको जो है सुपर कंप्यूटर्स की चर्चा करूंगा कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आज के टाइम में आ गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, इन सब की मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 5-6 क्लास में हम पूरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को यहाँ पे खत्म करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से ये पूरा सब्जेक्ट आपका हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपके लिए हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की नॉलेज सिर्फ आपके ज्ञान के लिए, मतलब आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी को बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 3 से 4 क्लासेस, 4 से 5 क्लासेस में, क्योंकि छोटी छोटी कुछ टेक्नोलॉजी हैं उनको एक साथ ले लेंगे, जैसे नैनोटेक और आईसीटी बहुत छोटी टेक्नोलॉजी है, एक क्लास में आ जाएगी, है ना। बायोटेक एक क्लास में, तो 3-4 क्लासेस होंगी, 4 मैक्सिमम 4 या 5 क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। उसमें हम पूरी टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। इसी तरीके से फिर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इसके बाद करेंगे, और उसको 1 या 2 क्लास में मैं आपको 1 शॉट में पूरी खत्म करा देंगे। मैक्सिमम 1 क्लास, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकती है और मिनिमम 1 क्लास में हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में एनवायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मतलब 25 इस महीने की 25 तारीख तक या मैक्सिमम जाएगा तो 30 तारीख तक आपका ये पूरा तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अब टॉपिक पे आता हूं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भारत में विकास कैसे हुआ। भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर में इसका विकास देखने को मिलता है। देखिए, टेक्नोलॉजी केवल डिफेंस, स्पेस आज के टाइम में ये पढ़ते हो, लेकिन प्राचीन टाइम में जाएंगे हम, एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो वहां पे आर्किटेक्चर के फील्ड में भी तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा। क्लियर है? मेडिसिन के फील्ड में भी हो रहा होगा, है ना, जब हम सुश्रुत संहिता और चरक संहिता पढ़ रहे होंगे। क्लियर है भाई? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा गया था, सर्जरी का जनक कहा गया था, जिन्होंने 100 से ज्यादा टाइप के सर्जिकल टूल्स की चर्चा की थी अपनी सुश्रुत संहिता में। और उस समय अलग अलग लेवल पे सर्जरी होती थी, जबकि उस समय बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज, आज के जमाने की टेक्नोलॉजी तो थी भी नहीं। तो हमारे देश का इतिहास, हमारी देश की जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका तकनीकी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इतिहास है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का बहुत पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है। उन सबकी मैं इसमें चर्चा करूं। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, स्वतंत्रता से पहले का इतिहास तकनीक के विकास का, और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। बाद के इतिहास में ये सब लिखा हुआ है जिसको मैंने आपको यहाँ पे चर्चा की, इनको हम पढ़ेंगे, इनको क्लास वाइज पढ़ेंगे। अंतरिक्ष तकनीकी को मैं क्लास वाइज पढ़ाऊंगा आपको, डिफेंस टेक्नोलॉजी को कल की क्लास में ही आपको, कल मतलब अगली क्लास में, दूसरी क्लास में ही आपको मिल जाएगी डिफेंस टेक्नोलॉजी। 1-2 दिन में इसको 1 शॉट के रूप में ले आएंगे, सारी 1 शॉट वीडियोज आएंगी अलग अलग टेक्नोलॉजी की। फिर बायोटेक की एक ले लेंगे, फिर नैनोटेक और आईसीटी की एक क्लास ले लेंगे। इस तरीके से ये स्वतंत्रता के बाद तकनीक का विकास किस तरीके से भारत में हुआ, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले अगर तकनीक के विकास की बात करेंगे तो हम प्राचीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जाएंगे। अगर देखा जाए तो स्टोन एज के टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन वो उस समय उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टोन एज में भी क्या होगा, पैलियोलिथिक मतलब पुरा पाषाण काल, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक नव पाषाण काल में भी इंसान क्या कर रहा है, आदिमानव अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, तकनीकी विकास की ओर जा रहा है। उस समय भी हमने हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं किस तरीके से वो क्या कर रहा है, जो उपकरणों का यूज कर रहा है। शिकार, उस समय शिकारी जीवन जीता है, वो हंटिंग करता है खाने पीने के लिए, जीवन चलाने के लिए, तो वो किस तरीके से जो है उपकरणों को शार्प कर रहा है ना, तीव्र बना रहा है, तेज धार के धारदार हथियार बना रहा है, किस तरीके से फिर पत्थर के बाद मेटल पे आ जाएगा, धातु पे आ जाएगा, धातुओं का यूज करेगा। धातुओं के यूज के साथ साथ धातुओं की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में आप देखोगे तो मेटलर्जिकल फील्ड में बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। धातु कर्म इंसान वहां पे सीख चुका होगा, और धातु कर्म के द्वारा वहां पे मूर्तियां बनाने लगेगा, स्टैचू बनाने लगेगा, और भी बहुत सारी चीजें बनाने लगेगा, सिक्के बनाने लगेगा, कॉइन्स बनाने लगेगा, मोहरे बनाने लगेगा वो। क्लियर है? तो ये सब चीजें यहां पे हम देख रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, प्राचीन भारत के इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हो आप, कि उसमें आप देखोगे तो वर्ल्ड क्लास अर्बनाइजेशन दिखाई देगा, शहरीकरण दिखाई देगा। ऐसा शहरीकरण जो आज आपको डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में देखने को मिलता है। यूरोप अमेरिका में शहरीकरण देखोगे उस टाइप का शहरीकरण, मतलब वेल प्लान्ड सिटी के रूप में। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी ना, वो वेल प्लान्ड सिटी थे, बहुत अच्छी तरीके से नियोजित शहर थे, जहां सारे सेटलमेंट, सारी बस्तियां एक पूरे मॉडल के द्वारा, एक पूरे प्लान तरीके से बसी थी।
क्लियर है। तो शहरीकरण आप देखोगे एडवांस अर्बन प्लानिंग थी, उन्नत शहरी नियोजन था, जहां सड़कें सीधी सीधी सड़कें थी और सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर, है ना, 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। क्लियर है। चौराहे बनते थे इस तरीके से, सड़कों के किनारे गहरी गहरी मतलब चौड़ी चौड़ी नालियां होती थी, नालियां ढकी होती थी। एक वहां पे उस समय ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस टाइप का जो है ड्रेनेज सिस्टम होता था, नालियों से पानी निकलने का, इन सब का। बड़े बड़े स्नानागार होते थे, हमने पढ़े थे। अन्नागार बहुत बड़े फूड स्टोरेज के रूप में, जो ग्रेन स्टोरेज के रूप में बड़े बड़े अन्नागार होते थे, आपने पढ़े होंगे प्राचीन भारत में। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की प्रणाली बहुत अच्छी थी। क्लियर है। धातुकर्म मेटलर्जी, है ना, जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, डांसिंग गर्ल जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति। कांसा सबसे प्रचलित धातु थी ना भाई, अगर हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो कांसा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित धातु थी। कांसा मतलब ब्रॉन्ज, और कांसा दो धातुओं से मिलकर बना हुआ एलॉय है, कोई एक मेटल नहीं है, ये एलॉय है, दो कई धातुओं का मिक्सचर है, जिसमें कॉपर और कॉपर और टिन दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो डांसिंग गर्ल की, है ना, नर्तकी की जो मूर्ति है वो सबसे फेमस। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण की तकनीकें बहुत फेमस थी वहां पे। क्लियर है। चलिए, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी और ड्रेनेज सिस्टम के लिए धौलावीरा जाना जाता था शहर। क्लियर है। पोर्ट्स डेवलप हुए, तो पोर्ट थे। लोथल बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, गुजरात के भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में लोथल पोर्ट। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एंशियंट के टाइम में, गुप्ताज के टाइम में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। गुप्ता एम्पायर के टाइम में आप देखोगे आर्यभट्ट, फेमस मैथमेटिशियन, फेमस एस्ट्रोनॉट, सॉरी एस्ट्रो जो है आप कह सकते हो फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिस्ट कह सकते हो, है ना, खगोल शास्त्री, हिंदी में क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। सुना होगा आपने आर्यभट्ट का नाम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन मान सकते हो या टेक्निक का क्वेश्चन मान सकते हो। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। गुप्ता एम्पायर के टाइम की बात है। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टियम। ये खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए, मैथमेटिक्स की बहुत सारी थ्योरीज दी। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे, खगोल विज्ञान पर बहुत सारे जो सिद्धांत दिए। जैसे इन्होंने बोला, क्या बोला कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज स्फेरिकल, पृथ्वी गोलाकार है। पहली बार किसने बोला, इन्होंने ही बोला। इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती, ये भी किसने बोला था, किसने बोला था, ये भी किसने बोला, आर्यभट्ट ने बोला। इसके अलावा शून्य की खोज करने का श्रेय भी किन्हें जाता है, आर्यभट्ट को जाता है। क्लियर है। इसके बाद इसी समय गुप्ता एम्पायर के समय, गुप्त काल के समय, बरहामिर बहुत फेमस जो है उस समय के जो है फेमस फिलोसफर या साइंटिस्ट कह सकते हो, जिन्होंने क्या लिखी, बृहत संहिता लिखी और पंच सिद्धांतिका, दो बुक, ये बहुत बार पूछी हुई बुक है। इनको भी, ये भी एस्ट्रोनॉमिस्ट, ये क्या थे, ये भी एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, ये भी खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ये बुक जो थी बृहत संहिता, ये क्वेश्चन पूछा गया किस पे बेस्ड थी, तो ये एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड थी, खगोल शास्त्र पे बेस्ड इनकी बुक थी। इन्होंने बोला, पहली बार देखो, इन्होंने बोला चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब होता है वो चीज अपने जो मेन सेंटर है उसके चारों ओर घूमेगी। तो सैटेलाइट मतलब आज के टाइम में हम सैटेलाइट भेजते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लेकिन चंद्रमा जो है, मून है, वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, गोलाकार है, ये आर्यभट्ट ने बताया। और बराहमिर ने बृहत संहिता में उस समय बता दिया था, सोचो आप, हजारों साल पहले, कि पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा घूमता है, जो आज के टाइम में सच बात है। और सोचिए इतनी बड़ी, कोई वहां उस समय टेलीस्कोप तो होते नहीं थे बड़े बड़े। क्लियर है। वहां उस समय स्पेस मिशन तो अंतरिक्ष में जाते नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने उस समय भी ये सब बता दिया था। क्लियर है। पंच सिद्धांतिका, ये ज्योतिष पे आधारित थी, एस्ट्रोलॉजी जो आप आज के टाइम में पढ़ते हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो बुक है पंच सिद्धांतिका, इसके राइटर कौन है, बराहमिर है, और ये किस पर बेस्ड है। तो बृहत संहिता बेस्ड थी एस्ट्रोनॉमी पर, पंच सिद्धांतिका बेस्ड थी एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये साइड हट जाता हूं, एक बार देख लो आप। अगला देखिए, इसके बाद देखिए बोधायन।
बोधायन ने सबसे पहले पाई का मान गणना की, सबसे पहले पाई के मान की गणना। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो पाई का मान कितना होता है, सुना होगा आपने, 22/7 होता है। तो पाई के मान की सबसे पहले गणना किसने की, बोधायन ने की। इसके बाद उसी समय ब्रह्मगुप्त नाम के एक फेमस राइटर हुए, इन्होंने बृहस्पट सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, बृहस्पट सिद्धांत दिया। यह भी किस पे संबंधित था, एस्ट्रोनॉमी और गणित के सिद्धांतों का उपयोग किया इन्होंने, इसमें भी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का यूज किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है कि बृहस्पट सिद्धांत किसका है, बृहस्पट डॉक्ट्रिन किसका है, ब्रह्मगुप्त का है। किसका है, तो बा से ब्रह्मगुप्त, बा से बृहस्पट सिद्धांत याद रखना है। चरक बहुत फेमस, आपने सुना होगा, चरक जो है उन्होंने चरक संहिता लिखी। चरक का नाम तो सुना ही होगा, दो फेमस डॉक्टर्स उस समय के प्राचीन भारत के इतिहास के, चरक और सुश्रुत। चरक ने लिखी चरक संहिता। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, इन्हें चिकित्सा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है किसको, चरक को। इन्होंने चरक संहिता लिखी, किस पे बेस्ड थी, मेडिसिन पे बेस्ड थी। क्वेश्चन पूछा गया ये बुक किस पे बेस्ड थी और किसने लिखी है, और फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है। इसी समय सुश्रुत ने लिखा सुश्रुत संहिता, और सुश्रुत संहिता इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। देखिए इन्होंने इस बुक में सुश्रुत संहिता, बुक का नाम ये लिखा हुआ है इनका, सुश्रुत संहिता। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, सुश्रुत संहिता। इस बुक में इन्होंने 121 टाइप के, लिखा हुआ देखिए 121 प्रकार के सर्जिकल टूल्स का, इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया है कि इतने प्रकार से टूल्स का यूज करके सर्जरी की जा सकती है। अलग अलग टूल्स बताए हैं सर्जरी के, क्लियर है। उस समय इन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आज के टाइम में आप सुनते होंगे कैटरेक्ट, आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। मोस्टली ये बीमारी बढ़ती उम्र के कारण होती है, बुजुर्गों को होती है। उस समय की चर्चा है, ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन सोचिए सुश्रुत संहिता में हजारों साल पहले की बात है। इसके अलावा हड्डियों को जोड़ना, सोचिए आप, बोन्स का ज्वाइनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों को जोड़ना है ना, अस्थियों को जोड़ना, हड्डियों को जोड़ने की उस समय की जो रिसर्च है, उस समय की चर्चा है कि कैसे हड्डियों को जोड़ा जाएगा। ये थी सुश्रुत संहिता। ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का। इसके अलावा उसी समय नागार्जुन बहुत फेमस केमिस्ट थे। नागार्जुन से क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित थे, तो ये रसायन शास्त्री थे, बहुत फेमस रसायन शास्त्री, केमिस्ट थे ये फेमस। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इंडिया में। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने केमिकल प्रोसेसेस एंड मेटेलिक सब्सटेंसेस पे काम किया, धातुओं पदार्थों की खोज की, उनका बहुत सारे अलॉय मिक्सिंग की, उनका मिक्स करके बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे लिक्विड्स को रासायनिक केमिकल रिएक्शंस के द्वारा डेवलप करने का काम किया। नागार्जुन को फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्री के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बांगभट्ट भी कहते हैं इन्हें, इन्होंने अष्टांग संग्रह लिखा। अष्टांग संग्रह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का फेमस, प्राचीन भारत का फेमस आयुर्वेदा ग्रंथ जो आयुर्वेद पर आधारित था। आयुर्वेद भारत की ट्रेडिशनल पद्धति, आपको पता होगा। आयुष आपने सुना होगा, आयुष आपने सुना होगा, ए फॉर आयुर्वेदा, बाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। ये भारत का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, पारंपरिक मेडिसिनल सिस्टम है, चिकित्सा पद्धतियां हैं ये। क्लियर है। तो आयुर्वेद के डॉक्टर आपने सुना होगा, योगा बहुत सारे रोगों का उपचार है, यूनानी दवाखाना आपने सुना होगा, सिद्धा और होम्योपैथिक दवाखाना सुने होंगे। तो इन सब, तो आयुर्वेदा का पहला ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुराना ग्रंथ वो कौन सा है, बांगभट्ट का क्या है, अष्टांग संग्रह। ये आयुर्वेद पे आधारित ग्रंथ था। क्लियर है। इसके अलावा श्रीधर ने एक ग्रंथ लिखा गणित सार, मैथमेटिक्स पे ग्रंथ लिखा, क्या, गणित सार। ये भारत के मैथमेटिक्स पर ग्रंथ, दो बड़े ग्रंथ हैं, श्रीधर का गणित सार और भास्कराचार्य का लीलावती। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। एक तो क्वेश्चन पूछेगा लीलावती और गणित सार किससे संबंधित ग्रंथ है। देखिए गणित सार से तो आप आंसर दे दोगे, तो ये क्वेश्चन यहां से तो नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें नाम ही आ रहा है गणित सार। क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित, आप बता दोगे मैथमेटिक्स से संबंधित। क्वेश्चन ज्यादा चांस है लीलावती के।
लीलावती में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लीलावती किससे हो सकता है, तो लीलावती भास्कराचार्य का गणित से संबंधित विषय है, गणित से संबंधित ग्रंथ है। चलिए क्लियर है। इसके बाद आप देखोगे, इसको मैंने कई बार चर्चा की है, हिस्ट्री में चर्चा करूंगा, भारत में करंट अफेयर में चर्चा की है। अभी रेलवे के, हमारे आरबी के रेलवे एग्जाम्स के लिए मैं जब पीवाईक्यू करा रहा था सीबीटी 1 के, आरआरबी एनटीपीसी के, उसमें मैंने आपको ये सारी शैली टेम्पल स्टाइल पढ़ाए थे। डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां जानी जाती हैं। पहली नागर स्टाइल, दूसरी वेशर स्टाइल, है ना, बेशर बी बनता है, वी नहीं बनता है। तीसरी द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, द्रविड़ीय शैली मंदिर। क्लियर है। भारत में, पूरे भारत में इन 3 शैलियों के मंदिर आपको दिखाई देंगे, और ये भारत का एंशिएंट टाइम में बड़ा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है, वास्तुकला के फील्ड में बड़ा तकनीकी विकास था ये। क्लियर है। जिसमें मंदिर निर्माण स्पेशली नागर शैली जो मंदिर हैं वो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो मंदिर हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नोट कर लो यहाँ पे। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली के मंदिर हैं। कश्मीर से लेकर नीचे विंध्यन पर्वत तक, विस्तार लिख लेना, मैं बोलता जा रहा हूं, कश्मीर से लेकर विंध्यन माउंटेन्स तक के जो मंदिर है वो नागर शैली के मंदिर है। कश्मीर का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वो किसका है, बहुत फेमस है मार्तंड सूर्य मंदिर। कहां पे, कश्मीर में। सूर्य मंदिर भारत में 3 बहुत फेमस हैं, और तीनों ही मंदिर क्या है, वो नागरा शैली के मंदिर है। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मोडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ये तीनों सूर्य मंदिर बहुत फेमस हैं। तीनों कहां पर हैं, उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में खजुराहो में, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस नागर शैली का मंदिर है, जिसमें पंचायतन स्टाइल का यूज हुआ है, पंचायतन शैली का यूज हुआ है। पंचायतन शैली का मतलब एक मेन मंदिर है और उसके चारों कोनों पे 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, इसको पंचायतन शैली कहते हैं मंदिर की। क्लियर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, मैंने बताया आपको। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, ये भी किसका मंदिर है, ये भी किसका है, तो नागर शैली का है। ये भी वास्तुकला के फील्ड में बड़ा तकनीकी विकास है भारत में। इसके बाद दूसरी शैली है द्रविडियन शैली, द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर जो है वो साउथ इंडिया में दिखाई देंगे। द्रविड़ शैली के मंदिर कहां पर, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली के मंदिर। जो कृष्णा गोदावरी नदी घाटी जो है, कृष्णा गोदावरी रिवर वैली, उससे लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जो मंदिर हैं, कर्नाटका में, जो है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरला में जो मंदिर हैं वो सब द्रविडियन शैली के मंदिर हैं। क्लियर है। जिसमें बड़े बड़े गोपुरम, प्रवेश द्वार, तोरण द्वार जिन्हें कहा जाता है वो दिखाई देंगे। ठीक है। रॉक कट स्ट्रक्चर के द्वारा चट्टानों को काट कर बनाए गए होंगे। बहुत फेमस मंदिर जैसे मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा तंजावुर तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, तंजौर भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया दक्षिण भारत के मंदिर। अब बीच में जगह बची क्या, दिखाई दे रहा है सबको, छोटा छोटा दिख रहा है क्या, चलिए। तो द्रविडियन शैली हो गई, बृहदेश्वर है ना, ये हिंदी में बृहदेश्वर है ना, ठीक है, ध्यान रखना, बृहदेश्वर। तो नागर शैली के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर जो कश्मीर से लेकर विंध्यन माउंटेन्स तक। द्रविडियन शैली के मंदिर कृष्णा गोदावरी नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक के मंदिर। बीच में विंध्यन पर्वत से लेकर, विंध्यन माउंटेन से लेकर और नीचे कृष्णा गोदावरी नदी वैली तक के जो नदी घाटी तक के हैं वो बेशर शैली है। बेशर शैली कोई यूनिक स्टाइल नहीं है, कोई अद्वितीय स्टाइल नहीं है, कोई नई स्टाइल नहीं है, नई शैली नहीं है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। और ये जो मंदिर है, इसका सबसे फेमस मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा में, महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर। और बेशर शैली के मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं
राष्ट्रकूट, सुना होगा आपने, एंशियंट भारत में राष्ट्रकूट रूलर्स, है ना। पुलकेशन सेकंड सुना होगा, हर्षवर्धन के साथ जिसका युद्ध होता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष सुना होगा कन्नौज को लेकर, ट्राईपार्टाइट वॉर बैटल, जिसमें गुर्जर प्रतिहार एक तरफ थे, पाल बंगाल के पाल एक तरफ, राजस्थान और गुजरात के मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो राजस्थान गुजरात के पास लगता है, उस पूरे रीजन में गुर्जर प्रतिहार, और नीचे साउथ की ओर, इधर दक्षिण की ओर कौन, राष्ट्रकूट। तो इन तीनों के बीच में कन्नौज के कंट्रोल को लेकर जो संघर्ष होता है उसी को कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, वो बहुत फेमस है। तो राष्ट्रकूट, इसके अलावा होयसल शासक जो है, होयसल और राष्ट्रकूट, इन दोनों को जाना जाता है बेसर स्टाइल के लिए। क्लियर है? तो एक बार देख लो, मैं साइड हट जाता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तीन मंदिर निर्माण की शैली है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। शारंगधर, शारंगधर ने लिखा अपने ही नाम से शारंगधर संहिता। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, शारंगधर। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको याद रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा शारंगधर संहिता किसने लिखी है, नाम आपको याद रहेगा, शारंगधर नाम से ही लिखी। ये किससे संबंधित थी? ओपियम का, अफीम का यूज इन्होंने बताया कि औषधि के रूप में किस तरीके से होता है। किसने बताया? अफीम का औषधि के रूप में यूज शारंगधर संहिता में शारंगधर ने बताया। क्लियर? आपको पता होगा ओपियम की खेती की जाती है क्योंकि सरकार उसको लाइसेंस देती है और ओपियम की खेती होती है, और उस ओपियम का, अफीम के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका यूज खेती जो है फार्मास्यूटिकल्स में औषधि बनाने में, औषधि निर्माण में किया जाता है। अगला देखिए, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ये मुगल्स के टाइम में, मुगल काल में अस्मत बेगम। अब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकता है, अस्मत बेगम कौन थी? तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, नूरजहां, नूरजहां की ये माता थी, नूरजहां की ये माँ थी। और नूरजहां कौन थी मैं यहाँ लिख देता हूं, अकबर के लड़के सलीम की बेगम थी नूरजहां। सुना होगा आपने, सलीम जिसे जहांगीर कहा गया था, सलीम जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती की, सुना होगा, शेख सलीम चिश्ती जिसकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, सुना होगा। तो शेख सलीम चिश्ती गुरु था किसका? अकबर का। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम पैदा हुआ, इसका अकबर ने नाम सलीम रखा, जिसका बाद में नाम जहांगीर पड़ा। और जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, और नूरजहां की मां थी कौन? अस्मत बेगम। उसने गुलाब के इत्र की खोज की थी। गुलाब का क्या बताया था? रोज परफ्यूम डेवलप किया था। यह भी एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। क्लियर है? अगला, रोग, पुराने टाइम में आप देखोगे तो रोगों की पहचान के लिए नाड़ी परीक्षण किया जाता है। सुना होगा, आज भी गांव में नाड़ी परीक्षण चलता है ना। पल्स डायग्नोसिस है ना, पल्स चेक करते हैं और उससे बता देते हैं कि कोई प्रॉब्लम है शरीर में, बीमारी कुछ है या नहीं है। इसके अलावा मूत्र परीक्षण, यूरिन टेस्ट आज भी होता है। आज के टाइम में जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें यूरिन टेस्ट आज भी होता है, पुराने टाइम में भी ये होता था। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी किसकी है? बाबरनामा कहते हैं जिसे। ये आत्मकथा है किसकी? बाबर की। मुगल एम्पायर का, मुगल शासक जो है, मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, उसने लिखी थी बाबरनामा, जिसे तुजुके बाबरी कहते हैं। क्लियर है? इसमें सबसे पहले मेंशन किया था किसका? इसमें सबसे पहले तोप के गोलों के निर्माण की बात की गई थी। मुगल्स को ये क्रेडिट भी जाता है, श्रेय जाता है, भारत में पहली बार मुगल्स जो है तोपों का यूज युद्ध में करना शुरू करते हैं। तोपों का युद्ध, रॉकेट का आगे हम पढ़ेंगे, यहां पे नोट भी कर लो। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो। मैसूर का शासक कौन? टीपू सुल्तान, सुना होगा आपने। बाहर लिख लो, यहाँ पे ये नोट डाउन कर लो। सबसे पहले युद्ध में रॉकेट का यूज, भारत में सबसे पहले रॉकेट का यूज इसी ने शुरू किया। पढ़ेंगे आज के टाइम में डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए रॉकेट्स, पिनाका रॉकेट पढ़ेंगे हम। मल्टी वैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका रॉकेट। क्लियर है? सेकंडों में बहुत सारे रॉकेट छोड़ सकता है। तो रॉकेट का भारत में सबसे पहला प्रयोग टीपू सुल्तान ने किया था, जो मैसूर का शासक था, हैदर अली का लड़का था। पढ़ेंगे, अंग्रेजों से उस समय लड़ाई हुई थी हैदर अली की और टीपू सुल्तान की। क्लियर है? एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे वो। इसी तरीके से मुगलों में बाबर जो है, बाबर के समय तोपों का यूज शुरू हुआ और तोपों में गोलों के निर्माण की टेक्नोलॉजी भारत में मुगलों के टाइम में डेवलप हुई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, साइड हट जाता हूं, एक बार देख लो सारा। चलिए, इसके बाद मिडाइवल पीरियड में आर्किटेक्चर का पीक डेवलपमेंट होगा। आपको पता है मिडाइवल में जब हम आएंगे तो मिडाइवल में मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ते हैं। कुछ मध्यकालीन बातें मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताई।
आर्किटेक्चर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला, वास्तुकला का आपको पता है विकास हुआ। ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है। मध्यकालीन भारत में हम दो चीजें पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो मध्यकालीन इतिहास में, मिडाइवल हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अलावा दूसरा पढ़ते हैं हम मुगल काल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक होगा दिल्ली सल्तनत का, है ना, जो सिलेब डायनेस्टी थी, गुलाम वंश का संस्थापक। वो क्या करेगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाएगा और उसी में कुतुब मीनार को स्टार्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा, निर्माण स्टार्ट करेगा। और फिर इल्तुतमिश और सारे शासक आएंगे दिल्ली सल्तनत के, वो उसको पूरा कराएंगे। क्लियर। इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, और भी बहुत सारी, तुगलकाबाद का किला, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया, वो सब हम पढ़ रहे होंगे कहां पर, दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद मुगल काल में तो आपको पता है शाहजहां का काल। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण गोल्डन पीरियड माना जाता है। किसके लिए, आर्किटेक्चर के लिए, वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर का टाइम चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ये टेक्नोलॉजी से भी जोड़ सकते हो आप। अकबर के लड़के जहांगीर का काल किसका, चित्रकला का, है ना, पेंटिंग का गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां, जहांगीर का लड़का शाहजहां, इसका काल आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसने ताजमहल बनाया, इसने लाल किला बनाया, इसने जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई शाहजहां ने। क्लियर है। इसके अलावा अकबर से पहले आपको पता है हुमायूं, और आपको पता है मुगल काल में बाबर के बाद हुमायूं आता है, फिर हुमायूं बीच में हट जाता है, फिर से अफगान का रूल शुरू हो जाता है और अफगान शासक आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया उस समय, सोचो आप, ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है जिसे, जो पेशावर से शुरू होता था। पेशावर मतलब अफगानिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान में पेशावर, वहां से शुरू होता था और बंगाल तक जाता था, कलकत्ता सोनार गांव तक जाता था। इतना बड़ा ये रोड उस समय का। क्लियर है। ये अफगान रूलर था, इसने बनवाया ये। इसके अलावा मिडाइवल में ही हम पढ़ते हैं सवाई राजा जयसिंह सेकंड, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड। इन्होंने, ये एस्ट्रोनॉमी से संबंधित थे, इन्हें खगोल विज्ञान का बड़ा ज्ञान था, ये खगोल शास्त्री कह सकते हो आप। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया। सुना है आपने, जयपुर में जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर, लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कई जगह जंतर मंतर का निर्माण कराया। ये जंतर मंतर जो आज के टाइम में आंदोलन के स्थान है, सुना होगा आपने, हर जगह जंतर मंतर पे आंदोलन दिखाई देता है आपको। ये जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल साइट थे भैया, आंदोलन की जगह थोड़ी थे। राजा सवाई जयसिंह सेकंड, जयपुर के महाराजा, इन्होंने दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में, जयपुर में, इन 5 जगहों पर खगोलीय भेदशालाएं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विकसित की थी। इन्हीं को जंतर मंतर कहा गया था। आजकल जंतर मंतर पे अब सरकार ने उसको ऑथराइज कर रखा है, मतलब सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है कि भैया यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जंतर मंतर वाला। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी से भी जोड़ सकते हो आप, हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपका इस क्लास में क्या कर रहा है, डबल फायदा हो रहा है। कुछ मैं आपको इतिहास की बातें भी बता रहा हूँ, मिडाइवल और एंशिएंट की, और कुछ बातें आपको टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे हो रही है। चलिए, इसके बाद प्री इंडिपेंडेंस की ओर और आगे बढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में आ जाएंगे। आधुनिक भारत में बहुत ज्यादा तकनीक का विकास तो हुआ नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का शासन कैसा था, औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल रूल था। ठीक है, मिडाइवल में मुगल्स और दिल्ली सल्तनत का शासन, और आपसे कोई पूछे अंग्रेजों का शासन क्या, दोनों ही देश के लिए बहुत खतरनाक थे, खराब थे। लेकिन मुगल्स थे और दिल्ली सल्तनत, वो शासक यहीं बाहर के थे, लेकिन रूल यहीं करते थे। अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन में क्या अंतर है, कॉलोनियल रूल क्या मतलब होता है, अंग्रेज ब्रिटेन के थे, यहां रूल कर रहे थे, यहां की सारी धन संपदा को कहां ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे। मतलब वो यहां पे ना तो कुछ डेवलपमेंट की कोशिश, और डेवलपमेंट उन्होंने कुछ किया भी तो अपने फायदे के लिए किया। उन्होंने रेलवे का विकास किया अंग्रेजों ने, ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आता है। तो ये लिख लो, 1853 में डलहौजी के समय पहली बार भारत में रेलवे डेवलपमेंट शुरू होगा। लॉर्ड डलहौजी, थ्योरी ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुना होगा, हड़प नीति, हड़प नीति को जल्दी जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी। इसी के कुकर्मों की वजह से, ये डलहौजी के कुकर्म ही थे, जिसकी वजह से क्या होता है, 1857 का संग्राम शुरू होता है, 1857 की क्रांति, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है अंग्रेजों को भगाने के लिए।
इसी के कोकर मेथोडोलॉजी के। 1853 में पहली बार ये रेलवे का विकास शुरू करेगा। ये क्वेश्चन भी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वतंत्रता से पहले का तकनीकी विकास। और पहली बार ठाणे से बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली बार क्या चलाई जाएगी, ट्रेन चलाई जाएगी, है ना, बॉम्बे से ठाणे। भाई बॉम्बे से ठाणे के बीच में ही चलाई गई थी ना पहली बार रेल, क्यों भाई, बॉम्बे से ठाणे के बीच में ही ना। चलिए, तो ये सब मॉडर्न के टाइम में तो बहुत कम डेवलपमेंट होगा अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि कॉलोनियल औपनिवेशिक रूल था, वो यहां से लूटने आए थे, यहां से लूट के ले जाते थे। उन्होंने जो भी विकास किया वो सिर्फ अपने मतलब आर्थिक शोषण के लिए, हमारे देश के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों ने जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया, चाहे उद्योगों का विकास हो, चाहे किसी तकनीक का विकास हो, चाहे रेलवे का विकास हो, क्लियर, वो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से किया। कोई भारत के विकास के लिए अंग्रेजों ने कोई विकास नहीं किया, क्लियर। चलिए, तो भारत में अगर देखोगे तो अब मॉडर्न की ओर आ रहे हैं, आधुनिक भारत की ओर आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1942 में CSIR, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक बार फुल फॉर्म चेक कर लेना, शायद यही होती है, चेक करना एक बार, CSIR की फुल फॉर्म यही होती है ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई 1942 में। ये मेन भारत की सबसे मेन एपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, भारत की एपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ये सर्वोच्च संस्था है रिसर्च के फील्ड में काम करने वाली, जो रिसर्च के फील्ड में काम करती है, तकनीकी विकास के फील्ड में काम करती है, रिसर्च के फील्ड में काम करती है। CSIR 1942। इसके फाउंडर माने जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहां 1942 में स्थापित हुई, याद रखना है। इसके फाउंडर माने जाते हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। CSIR को किसने स्थापित किया, क्लियर है, किसने, शांति स्वरूप भटनागर ने स्थापित किया। इसको यह माना जाता है कि इसने लैब से लैंड का कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश किया। लैब से लैंड मतलब टेक्नोलॉजी को लैब में डेवलप करना और उसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड पर, जमीन पर। तो इस संस्था का काम है, और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी बॉडी है। इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री इसको हेड करते हैं, और इसकी पूरे भारत में अलग अलग फील्ड में बहुत सारी लैब्स काम करती हैं, क्लियर है। 1955 तक, आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा लैब बन चुकी हैं, 1955 तक CSIR की 15 लैब बन चुकी थी पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में। इसीलिए CSIR का एस्टेब्लिशमेंट, CSIR का डेवलपमेंट माना जाता है नेहरू भटनागर प्रयास कहा जाता है, क्लियर है। और इसी समय इनको अंग्रेजों के टाइम पे सपोर्ट मिला नेहरू ड्राफ्ट 1938 का। तो नेहरू ड्राफ्ट 1938 किससे संबंधित है, भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, याद रखना। नेहरू ड्राफ्ट किससे संबंधित है, भारत के तकनीकी विकास से संबंधित है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर है, और ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेहरू ड्राफ्ट 1938 किससे संबंधित है, भारत के तकनीकी विकास से संबंधित है। तो नेहरू ड्राफ्ट और शांति स्वरूप भटनागर जी दोनों के प्रयासों से CSIR की, क्योंकि 1947 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी बन जाते हैं। उसके बाद इन्होंने और शांति स्वरूप भटनागर ने, दोनों लोगों ने मिलकर भारत में CSIR की लैब्स को आगे बढ़ाया, इसीलिए इसे नेहरू भटनागर प्रयास कहा जाता है, क्लियर है। इसके अलावा इसी समय IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सुना होगा आपने, इसकी स्थापना की जाती है 1909 में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। IISc बेंगलोर बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, 1909 में इसको स्थापित किया जाता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वैज्ञानिक संस्थान है भारत के, जो अलग अलग टाइम पे स्थापित हुए हैं। इनको स्थापित करने वाला फाउंडर कौन था, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करें। इसके बाद IIT, स्वतंत्रता, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात आ गई, क्योंकि वहां तक हम पहुंच चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसमें अलग अलग IITs की स्थापना होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत का पहला IIT, भारत का पहला IIT नाम सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे, इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के फील्ड में मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सबसे एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। आईआईटी सुना ही होगा आपने, आईआईटी का एग्जाम आपने सुना होगा। तो भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में पहला आईआईटी खुलता है, आईआईटी खड़गपुर, है ना। चलिए इसके बाद अगला देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, लिख लेना इसको। भारत के कौन, न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाभिकीय, भारत का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम था, नाभिकीय कार्यक्रम के जनक हैं ये भारत के। कौन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके प्रयासों से, नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे ये, और इनके प्रयासों से भारत में न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन नेहरू जी ने 1948 में स्टैब्लिश किया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा आयोग 1948 में किसके प्रयासों से, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया माना जाता है, भारत में न्यूक्लियर कार्यक्रम का जनक माना जाता है इनके। इसके बाद इसी न्यूक्लियर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, नाभिकीय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए 1954 में बार्क की स्थापना की गई, इन्हीं के नाम पर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है, बॉम्बे में, ट्रॉम्बे में है ये, मुंबई में ट्रॉम्बे नामक जगह पे है ये बार्क। इसका पहले नाम था AEET। क्या नाम था, AE। जब ये बना 1954 में तो AEET था, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। इसको 1967 में होमी जहांगीर भाभा जी की याद में इसे 1967 में बार्क नाम दिया गया। क्लियर है, याद रखना। हेडक्वार्टर कहां पे है, ट्रॉम्बे मुंबई में है, महाराष्ट्र में। DRDO बनता है 1958 में। DRDO भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे DRDO, रक्षा तकनीक के फील्ड में, मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टैंक बनाने में, रॉकेट्स बनाने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था एपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन रक्षा तकनीक के फील्ड में DRDO, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्रालय, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस समय इसके हेड कौन है, साइंटिस्ट समीर बी कामत। समीर बी कामत नाम के जो वैज्ञानिक है हमारे, वो इसके हेड है। इसके बाद भारत में अलग से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई 1971 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कब स्थापित किया गया, आंसर क्या है, 1971 है। ध्यान रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सीधे मंत्रालय का चार्ज किसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। भारत में कोई आप कैबिनेट मंत्री नहीं देखोगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का जो नाभिकीय ऊर्जा विभाग है, एटॉमिक ऊर्जा विभाग है, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस सब में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ये सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर होते हैं, प्रधानमंत्री के। और इनके लिए एक राज्य मंत्री होता है, MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो इस समय जितेंद्र सिंह जी हैं। कौन है, जितेंद्र सिंह, याद रखना है। इसी के अंतर्गत 1971 में जब ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन गई, तो इसी के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपके, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में स्थापित किया गया। इसके बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के फील्ड में रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए ICAR 1929 में, अंग्रेजों के टाइम पे ICAR, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई, जिसको आज के टाइम में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है, जिसको 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में मान्यता मिली, जो स्थापित अंग्रेजों के समय हुई थी 1929 में, इसकी स्थापना की गई। ये रिसर्च के फील्ड में एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है। एपेक्स मतलब सर्वोच्च संस्था, एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान के फील्ड में ये सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है।
इसके पहले प्रमुख हेड जिसको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है वो बीपी पॉल थे। कौन थे? बीपी पॉल। क्लियर है? जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसी की लीडरशिप में आगे हम पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स में मैं कई बार आपको पढ़ा भी चुका हूं अलग चैनल पे, जो हमारा आरबी का जो एसएससी एग्जाम्स का चैनल है रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, वहां पे मेरा इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है। आप चाहो तो पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो मैंने वहां पे आपको पढ़ाई है उसको आप 5 घंटे में आप पढ़ सकते हो। वहां पर मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया हुआ है। उस 5 ईयर प्लान में इसी आईसीआर को आगे लीड करते हुए एमएस स्वामीनाथन जी ऑपरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू करेंगे, और इसके बाद वर्गीस कुरियन जी ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवोल्यूशन शुरू करेंगे, है ना, जो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित होगा। ऑपरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ ऑपरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन इसी से संबंधित है, इसको हम पढ़ेंगे पूरा। 1966-67 में एमएस स्वामीनाथन की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। इसको हम 5 ईयर प्लान में पूरा पढ़ेंगे। चाहो तो आप वो क्रैश कोर्स देख सकते हो 5.5 घंटे का, ठीक है, जो हमारा आप सर्च करोगे सचिन सर आरबी इकोनॉमिक क्रैश कोर्स, आपको मिल जाएगा। वो क्रैश कोर्स पूरा पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी संस्थाएं, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद अगला देखिए, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल रिसर्च के फील्ड में काम करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था 1911 में स्टेब्लिश हो गई थी, ध्यान रखना। तब उसका नाम IRFA था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जो बाद में 1949 में आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद 1949 में ICMR के रूप में स्थापित हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ऑपरेशन फ्लड मैंने बताया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया, 1970 में से लॉन्च किया गया। वर्गीस कुरियन जिसको लीड कर रहे थे, NDDB के फाउंडर हैं, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फाउंडर हैं। ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है, व्हाइट रिवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध क्रांति के रूप में जाना जाता है। 1962 में इनको स्पार का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इनको स्पार मतलब इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। कब बनी? 1962 में। इसी को रिप्लेस करती है इसरो। इसकी जगह पे 1969 में विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, स्पेस साइंटिस्ट, जिनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया कहा जाता है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, इन्होंने इसको स्थापित किया। तो इसरो को किसने स्थापित किया? विक्रम साराभाई ने। नाभिकीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर बाबा, और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। क्लियर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। 1969 में इसकी जगह बनी, इनको स्पार की जगह। इस समय डॉक्टर बी नारायणन इसके हेड है, और 1972 में सरकार के अंडर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, जो प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है सीधे, और इसका जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो इसरो का हेड होता है। इसरो ने बहुत सारे काम किए, ये हम पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसको मैंने इन सब की मैंने चर्चा की, चंद्रयान, मंगलयान, सब की चर्चा मैं कर चुका हूं। ये सब आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। DRDO, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की लीडरशिप में DRDO ने IGMDP प्रोग्राम, IGMDP है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको लीड किया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। DRDO के बारे में अगले लेक्चर में पूरा सब कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन सी मिसाइल बनाई है, कौन कौन से रॉकेट्स बनाए, क्या क्या किया है। क्लियर है भैया? चलिए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को भारत का पहला पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, ये, जिसमें हमने दुनिया को, ये डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट था, दुनिया को ये दिखाया था कि हम कैपेबल हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। मतलब हम आत्मनिर्भर हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, अगर दुनिया हमें परेशान करेगी तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लेंगे। ये पीसफुल था, शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण था। इसको पोखरण 1 कहा जाता है, क्योंकि भारत की, हमारी जो न्यूक्लियर साइट है वो पोखरण राजस्थान में, थार डेजर्ट में, थार रेगिस्तान में। इसके बाद हमने फाइनली परमाणु बम बना लिया। 11 और 13 मई को ऑपरेशन शक्ति किया, और जो पोखरण 2 साहिब कहा गया, और फाइनली 1998 में हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए। उस समय भी इसको लीड कर रहे थे कौन?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब लीड कर रहे थे। आपने वो फोटो देखी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर कलाम साहब उस समय लीड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, ऑपरेशन शक्ति। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं और कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत। वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है, वो किस फील्ड से संबंधित है, उन्हें कौन कौन से प्राइज मिले हैं और उन्होंने रिसर्च में क्या क्या काम किया है। देखिए, जगदीश चंद्र बोस, इनको फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, आधुनिक भारत के प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? जगदीश चंद्र बोस थे। इन्होंने वायरलेस रिसीवर का आविष्कार किया। आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है, बेतार संचार, आप ब्लूटूथ कान में लगा लेते हो, फोन से कनेक्ट हो जाता है, इसको वायरलेस कम्युनिकेशन ही तो कहते हैं। क्लियर? तो वायरलेस, जहां वायर की जरूरत नहीं है, बिना तार के कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वायरलेस रिसीवर की आविष्कार किसने किया? जगदीश चंद्र बसु ने किया। इसके अलावा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जगदीश चंद्र बोस ने, सॉरी जगदीश चंद्र बोस, बसु कह रहा हूं, इन्होंने क्रैस्कोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैस्कोग्राफ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्रैस्कोग्राफ नाम का एक उपकरण डेवलप किया। क्रैस्कोग्राफ जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, ये किसने विकसित किया? जगदीश चंद्र बोस ने। करता क्या है ये करता है जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनका जो वृद्धि विकास होता है, जो ग्रोथ होती है, उसको मीजर करने का उपकरण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्रैस्कोग्राफ का फंक्शन क्या होता है। क्लियर? बीरबल साइनी, बीरबल सानी फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक, भारत के पुरा वनस्पति विज्ञान, पैलियोबॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान होता है, पेड़ पौधों की रिसर्च होती है, लेकिन पैलियो का मतलब जो बहुत प्राचीन पेड़ पौधे हैं भारत के, हजारों साल पुराने जो पेड़ पौधे हैं, सैकड़ों साल पुराने, उनकी रिसर्च करना, उनके बारे में रिसर्च करना। इन्होंने क्या किया? लखनऊ में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यूपी के एग्जाम में, कि बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसको फाउंड करने वाले कौन है? स्थापित करने वाले बीरबल सानी। सीवी रमन, सुना होगा, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। क्लियर है? तो सीवी रमन, इन्होंने डिस्कवरी की 28 फरवरी 1928 को, क्या? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, किसका? फिजिक्स का, 1930 में। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले एशियाई वैज्ञानिक हैं पूरे एशिया के जिन्हें भौतिकी का नोबेल मिला है, फिजिक्स का नोबेल मिला। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। 28 फरवरी 1928 को खोज की, इसीलिए इसी की याद में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इन्होंने खोज की स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, प्रकाश का प्रकीर्णन, आसमान का नीला दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल होता है। क्लियर है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, आसमान का नीला दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। बिबग्योर जो सुना है आपने, फिजिक्स में सुना होगा, बिबग्योर, 7 रंगों का जो संयोजन होता है, तो ये जो बिबग्योर आता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या हो जाता है? स्कैटरिंग हो जाता है, इसका प्रकीर्णन हो जाता है और आसमान नीला दिखाई देता है। इसकी खोज सीवी रमन ने की थी। इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया। 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई है, ध्यान रखना है। तो 3 लोगों को दिया गया था, तो पहले व्यक्ति भी कह सकते हो भारत रत्न मिलने वाले। नेशनल साइंस डे बता ही दिया। आगे बढ़ता हूं मैं, देख सकते हैं आप लोग, साइड में हट जा रहा हूं। अगला देखिए, अगला है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन इंडिया, भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। श्रीनिवास रामानुजन, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है इंडिया में, मॉडर्न इंडिया के मैथमेटिक्स के फादर माने जाते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, बता ही दिया मैंने, किसके? CSIR के फाउंडर, पहले महानिदेशक। 1954 में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला।
आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। दूसरा क्या है? पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर का क्या है? पद्म भूषण है। और चौथे नंबर का क्या है? पद्म श्री। तो आप देखोगे पद्म अवार्ड में जैसे जैसे नाम का साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे उसका रैंक छोटी हो रही है। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। मेघनाथ साहा भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिक्स फिजिशियस्ट फिजिशियर मतलब एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब खगोल वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं। फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की 1949 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कब स्थापित हुआ, किसने किया? एम विश्वेश्वरैया, सुना होगा आपने। इनके नाम पर हर साल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर स्टेट कहा जाता है। आधुनिक मैसूर स्टेट, जो आज के टाइम में मैसूर बड़ा प्रिंसली स्टेट था, उसके आसपास के क्षेत्रों को मिला के आज के टाइम में वो कर्नाटक राज्य है भारत का। ये फर्स्ट इंजीनियर कहा जाता है इन्हें भारत का। 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, 15 सितंबर को इनके नाम पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और इन्होंने कर्नाटका में कृष्ण सागर राजा सागर डैम बनाया था, जिसको भारत का पहला डैम माना जाता है, बड़ा डैम माना जाता है। अगला देखिए, होमी जहांगीर बाबा, बता चुका मैं इनके बारे में। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 की स्थापना की। लिख लेना, ये फुल फॉर्म बोल रहा हूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। परमाणु एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में बना, उसके पहले हेड थे, प्रथम अध्यक्ष थे। 1967 में इन्हीं के नाम पर एईईटी का नाम बार्क पड़ा। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्होंने इसरो की स्थापना की, बता चुका मैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इन्होंने पीआरएल अहमदाबाद की स्थापना की 1947 में। फुल फॉर्म नोट कर लेना, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। आपने एक वेब सीरीज सुनी होगी, रॉकेट बॉयज। रॉकेट बॉयज जो वेब सीरीज है ना, उसमें इन्हीं दोनों लोगों की, इन्हीं दोनों साइंटिस्ट की कहानी। बड़े अच्छे दोस्त थे ये, और नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे ये दोनों लोग। तो इन्होंने इसकी स्थापना की। आईआईएम अहमदाबाद के को फाउंडर रहे। अहमदाबाद में बहुत सारे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत का सबसे पुराना प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना की। 1969 में इसरो की स्थापना की। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, जैसे होमी जहांगीर बाबा पहले अध्यक्ष थे। और इन्हें मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण दिया गया। पीसी महालनोबिस, इनको 5 ईयर प्लान में हमने पढ़ा हुआ है, क्रैश कोर्स में जाके आप देख सकते हो। सचिन सर इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स आरबी चैनल डालोगे, आपको मिल जाएगी वीडियो 5 घंटे की, पूरी इकोनॉमी आपको खत्म हो जाएगी, वहां पे आप पढ़ सकते हो। इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया मैंने, भारत में सांख्यिकी के जनक कहते हैं। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 में, कहां पर है? कलकत्ता, जिसे आज के टाइम में कोलकाता कहा जाता है, वहां स्थापित किया। इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान तैयार किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्होंने ही तैयार की है। चलिए अगला देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस, फेमस भौतिकविद फिजिशियस थे। बोशान पार्टिकल्स की खोज इन्होंने की थी। बोशान कणों के नाम पर इनका नाम, बोस, इन्हीं के नाम पर बोशान कण कहा गया है ना। बोशान पार्टिकल्स आपने रिसर्च में सुना होगा। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज की। ये 5वीं अवस्था मानी जाती है पदार्थ की। कौन सी? क्वेश्चन पूछेगा 5वीं, फिजिक्स में क्वेश्चन पूछेगा, साइंस में। पदार्थ की मैटर, जो मैटर है उसकी 5वीं अवस्था क्या होती है? 3 अवस्था पता है आपको? सॉलिड, ठोस, लिक्विड द्रव और गैस। 3 तो पता है, चौथी भी आपको पता होगी, प्लाज्मा।
प्लाज्मा चौथी अवस्था मानी जाती है पदार्थ की। और पांचवी अवस्था की खोज जिसने इन्होंने की आइंस्टीन के साथ मिलकर। क्वेश्चन ये भी पूछेगा वो भारत के कौन से वैज्ञानिक थे, पूछा जा चुका है। जिन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया था उनका नाम था बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर जो थ्योरी तैयार की उसे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पांचवी अवस्था थी पदार्थ की। चार अवस्थाएं मैंने यहां पे लिख दी। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। अगला देखिए, एस चंद्रशेखर, बहुत फेमस, एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फेमस खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट की थ्योरी दी। इनके नाम पर ही स्पेस में, स्पेस एस्ट्रोनॉमी में चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्लियर है? देखिए जो स्टार होता है, आपने पढ़ा होगा सुपरनोवा विस्फोट, ये लिखा भी हुआ है। तारे का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ ए स्टार, इसके बारे में इन्होंने थ्योरी दी, इसे कहते हैं ब्लैक होल और सुपरनोवा विस्फोट। आपने सुना होगा इसकी थ्योरी। क्लियर है? चंद्रशेखर लिमिट मतलब तारे का जीवन काल, इसके बारे में बताया। और सुपरनोवा विस्फोट होता है तारे में एक टाइम के बाद, और उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में पूरी चंद्रशेखर लिमिट क्वेश्चन पूछेगा, किससे संबंधित है? ब्लैक होल से, तारे के जीवन काल से, सुपरनोवा विस्फोट जो होता है स्पेस में उससे संबंधित है। ब्लैक होल की पूरी थ्योरी सुपरनोवा विस्फोट पे संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी होगी, और नहीं सुना होगा तो ये तो सुना ही होगा, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, ये स्पेस का सिद्धांत है। 1983 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल दिया गया। क्लियर है? सीवी रमन के बाद फिजिक्स का नोबेल इन्हें दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला है, इंडियन व्यक्ति, इंडो अमेरिकन है। अगला देखिए, हरगोविंद खुराना, फेमस बायोकेमिस्ट, इन्हें 1968 में चिकित्सा का, मेडिसिन का नोबेल मिला। वर्गीज कुरियन, फेमस केरल में जन्मे, 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो एक सरकारी संस्थान है भारत में, डेयरी डेवलपमेंट को, डेयरी उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है, इन्हीं की लीडरशिप में 1970 में प्रोजेक्ट ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, जो व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति कहा जाता है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया। और ये मिल्क प्रोडक्शन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोजेक्ट धारा, इन्होंने शुरू किया। पर्पस था भारत को एडिबल, इसका प्रोजेक्ट फ्लड का पर्पस था भारत को मिल्क उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। और प्रोजेक्ट धारा का पर्पस था भारत को वनस्पति तेलों में, जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, वनस्पति तेल, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, इन तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इन्हें पद्म भूषण और कृषि रत्न अवार्ड दिया गया है। इन्होंने गुजरात के आनंद में, जहां से इन्होंने ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति स्थापित की, शुरुआत की। और आपको पता है यही वो जगह है आनंद गुजरात में जहां अमूल की स्थापना हुई, अमूल डेयरी की स्थापना हुई, सुना होगा आपने। वहां पर इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की स्थापना की। अब 1979, किसने? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वेल नोन फिगर, सबसे बहुत रेस्पेक्टेबल फिगर, आपने सुना होगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति रहे। मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास में लीडर थे। आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको हम पढ़ेंगे, डीआरडीओ के उस समय प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। इस 1983 में ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ डीआरडीओ में। और 5 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंतर्गत बनाई गई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। तो इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पोखरण 2 1998 में, ऑपरेशन शक्ति, जिसके द्वारा भारत न्यूक्लियर पावर बना, उसमें उस प्रोग्राम को भी यही लीड कर रहे थे। पोखरण 2 भारत रत्न मिला इन्हें 1997 में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं।
इनकी फेमस बुक्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। एक है विंग्स ऑफ फायर और दूसरी है इंडिया 2020 और तीसरी है इग्नाइटेड माइंड्स। 3 बुक का नाम यहाँ लिखा है। विंग्स ऑफ फायर पहली बुक, एक बुक इनकी है विंग्स ऑफ फायर, दूसरी इंडिया 2020 और तीसरी है इग्नाइटेड माइंड्स। ये 3 बुक्स हैं जो बहुत फेमस बुक्स हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर CNR राव, फेमस मटेरियल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, ये फाउंडर हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के। इन्होंने किस पे रिसर्च किया? सुपर कंडक्टिविटी पर। इन्हें भारत रत्न मिला 2014 में, पद्म विभूषण मिला। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब हिंदी में कहते हैं अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल, मान लो सुपर कंडक्टिविटी शो करने वाले मटेरियल का मतलब होता है जब उसमें रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, वो 0 हो जाए। इसका मतलब वो 100% जो है विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका सुचालक हो जाता है। इसका मतलब वहां एनर्जी लॉस 0 हो जाता है। क्लियर? उसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। इस पर रिसर्च की इन्होंने। अनिल काकोदकर, फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट भारत के, बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे के डायरेक्टर रहे ये। इन्होंने NEC न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, वही है परमाणु ऊर्जा आयोग जो 1948 में, जिसके पहले जो है अध्यक्ष कौन रहे थे? डॉक्टर होमी जागीर बाबा, उसके हेड रहे। इन्होंने थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर खोज की। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। भारत इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और कलपक्कम में, शायद अभी रिसेंट अपडेट है, एक बार चेक कर लेना, तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी, तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्टैब्लिश हो चुका है। होता क्या है देखिए, थोरियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है, आपको पता है, यूरेनियम थोरियम। यूरेनियम के डिपॉजिट भारत में नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, झारखंड में है, कुछ जगह मेघालय में, थोड़े से। हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है थोरियम, सॉरी यूरेनियम। यूरेनियम के डिपॉजिट भारत में बहुत कम है और कुछ झारखंड में है और थोड़ा बहुत मेघालय में। मतलब हम मेजरली मुख्यतः यूरेनियम को विदेशों से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का रिजर्व कहां है? भारत में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार, इसके ओर को कहते हैं, लिख देता हूं, मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट जो रेत के भंडार हैं, कहां पर? केरला में, मालाबार कोस्टल रीजन में, मालाबार तटीय क्षेत्र में, केरला में, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा भंडार थोरियम। थोरियम भी एक न्यूक्लियर फ्यूल है, नाभिकीय ईंधन है। इसके लिए एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर। ये टेक्नोलॉजी अगर हम आगे चल के और ज्यादा एडवांस लेवल पे डेवलप कर लेंगे, फिर हमें यूरेनियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम थोरियम को ही न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज करेंगे। तो विदेशों से हमारी जो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूरेनियम को मंगाने की डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, पोखरण 2 में ये शामिल थे अब्दुल कलाम साहब के साथ 1998 ऑपरेशन शक्ति, जब हम नाभिकीय शक्ति संपन्न बने। स्वदेशी PWR समझाई दिया। इन्हें पद्म विभूषण, पद्म श्री ये मिल चुका है, भूषण तीनों मिले हैं, पद्म अवार्ड तीनों इन्हें मिल सके। अगला है वेंकट रामाकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन। इन्होंने सेल प्रोटीन और राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होगा ये बायोलॉजी में,
कोशिका प्रोटीन जो होती है, कोशिका में जो प्रोटीन होती है, और राइबोसोम जो होता है, इसके संबंध में इसकी संरचना को स्टैब्लिश करने में, खोज करने में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए 2009 में इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया। देखिए, वो भारतीय साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल मिला है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मेडिसिन का हो या केमिस्ट्री का हो, उनको आपको याद रखना। सीवी रमन पहले एशियन जिन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला, मेडिसिन का नोबेल अभी हमने पढ़ा था, और वेंकट रामकृष्णन जिन्हें किसका नोबेल मिला, केमिस्ट्री का नोबेल मिला 2009 में, पद्म विभूषण दिया गया 2010। तो ये नोबेल प्राइज जो विनर्स हैं भारत के, भारतीय साइंटिस्ट, उनको याद रखना है, और उनका संबंध किस फील्ड से रहा, उन्होंने किस फील्ड में रिसर्च की, इन सब चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपकी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाया भाई? इस वीडियो में मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर, मैं सब एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से लेकर मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया में जो जो तकनीकी विकास भारत में हुआ, जो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उनके बारे में मैंने आपको चर्चा की। उन सारी चीजों से क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, इतिहास में भी, और उन सारी चीजों से क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी पूछा जाता है। इसके अलावा मैंने भारत के इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, है ना, अनुसंधान संस्थानों की चर्चा की, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में डीआरडीओ हो, इसको बहुत अच्छे से अगली लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा तकनीक पढ़ाऊंगा। इसके अलावा इसरो की बात की मैंने आपको, जो स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में सर्वोच्च संस्था है अंतरिक्ष तकनीक में, उसकी हम चर्चा करेंगे जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के फील्ड में ICAR की बात की हमने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने वाली, उसमें ऑपरेशन फ्लड और ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, उसकी चर्चा की। ठीक है, इन सब की चर्चा करने के बाद सारे ICMR मेडिकल के फील्ड में काम करने वाला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मैंने चर्चा की, वार्क की न्यूक्लियर के फील्ड में काम करने वाला वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वार्क जो ट्रॉम्बे में है, उसकी मैंने आपको चर्चा की। इसके बाद भारत के जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उनके अचीवमेंट्स, उन्होंने किस फील्ड में बात की, किस फील्ड में चर्चा की, उन्होंने किस किस संस्थान को स्थापित किया, इन सब चीजों की मैंने आपको चर्चा की। इन सब से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां जहां पे मैंने स्टार मार्क करके आपको बताया क्वेश्चन, वहां से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। यूपी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तैयारी के लिए हमारा आप यूपी एग्जाम RBE का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इसके टेलीग्राम चैनल में हमने क्विज का एक चैनल बना दिया है। आपसे डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपके क्विजेज होते हैं, वहां पे 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी वहां पे होती रहती है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब का ये यूपी स्पेशल, यूपी के लिए डेडिकेटेड, एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। वीडियोज हमारे आपको पसंद आ रहे हैं, क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको क्लास में मजा आ रहा है, तो वीडियो देखने के बाद प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को हाइप कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को, और साथ ही साथ फीडबैक के रूप में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा SSC रिलेटेड वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारा रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन RBE चैनल है, जो SSC CGL, SSC CHSL, दिल्ली पुलिस CPO, SI जो है, DSSB, ठीक है, सारे वनडे एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। यूट्यूब का चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का RBE का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वनडे एग्जाम्स के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन, कोर्सेज की सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये हमारी फ्री प्लेलिस्ट है, जिसमें जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हुआ है। इसमें मैंने आपको वन शॉट क्रैश कोर्स के रूप में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है। सचिन सर इकोनॉमिक्स RBE डालेंगे तो आपको 5.5 घंटे का पूरा इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप जल्दी करना चाहते हैं तो वहां से इकोनॉमिक्स को एक बार पढ़ सकते हैं, वन शॉट वीडियो है।
सचिन सर आरबी ज्योग्राफी आप डालेंगे तो आपको ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 8 घंटे का। और इसके अलावा अगर पॉलिटी का क्रैश कोर्स आपको करना है तो वहां भी आप, वैसे तो पॉलिटी हमारे इसी चैनल पे चल रही है, लेकिन क्रैश कोर्स के रूप में अगर आपको करना है तो 8 घंटे का क्रैश कोर्स सचिन सर पॉलिटी आरबी डालेंगे तो वहां पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पे क्या है, फ्री प्लेलिस्ट है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी आरबीई की कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है वनडे एग्जाम्स के लिए, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई, इसी तरीके से सारे वनडे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। मात्र 399 रुपए में 4 मंथ्स की वैलिडिटी, 499 रुपए में 9 मंथ्स की वैलिडिटी और 599 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है। इसमें हर महीने एक टारगेट ग्रुप बनाया जाता है जिसमें आप अगर आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उससे आपको जोड़ा जाता है और टारगेटेड ग्रुप के साथ आपको पढ़ाई का मौका दिया जाता है, जहां हर डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिए जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ेंगे तो सीधे शुभम सर की गाइडेंस में आप टारगेटेड रूप से आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, टारगेट ओरिएंटेड तैयारी आपकी होगी। ये इस साल इस महीने का 13 अप्रैल को ये बैच, ये जो टारगेट ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का, जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का जनरल अवेयरनेस का बैच 3.0 सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, यूपी का आरओ, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सबका प्री और मेंस की सारी क्लासेस, वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं 699 रुपए में 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, जहां मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और राधिका मैम आपको कंप्यूटर और साइंस पढ़ाते हैं। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस हैं ये। सारे सब्जेक्ट जितने भी हम पढ़ाते हैं उनकी ई बुक्स आपको फ्रीली अवेलेबल होंगी हमारे कोर्सेज के साथ। इसके अलावा शुभम सर का द्रोणाचार्य बैच आप यहां पे देख सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। शुभम सर का जो खुद एक सेलेक्टेड है जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में सेलेक्टेड है, आप जानते हैं, जो हमारे लीडर हैं, चाहे आरबी का चैनल हो, पूरा आरबी ग्रुप का ये को लीड करते हैं। द्रोणाचार्य बैच 3.0 बैच इसमें अवेलेबल है आपका शुभम सर का। मैथ्स स्पेशल बैच है, प्राइस 999, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 1299, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी का ये बैच अवेलेबल है। इसके साथ आपको हैप्पी राव सर, रिनाउंड रीजनिंग फैकल्टी, हैप्पी राव सर की रीजनिंग की क्लासेस आपको शुभम सर की क्लासेस के साथ इसमें प्री और मेंस की एसएससी और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको शुभम सर की गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल होगी और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़कर आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें आपको हैप्पी राव सर और शुभम सर दोनों लोगों की यहाँ पे क्लासेज आपको बहुत ही कम एक बार के प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में एसएससी का और वनडे एग्जाम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में ऑफिसर बैच अवेलेबल है, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, कॉम्बो टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हैप्पी राव सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, पंकज सर इंग्लिश, अंशुल सर हिंदी और यूपी के लिए स्टैटिक जीके पढ़ाई रहे हैं, सचिन सर मैं हुई जिसमें जीएस पढ़ाता हूं, राधिका मैम साइंस और कंप्यूटर। इसके अलावा शिवम सर भी आपको यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, जो सीजीएल, सीपीओ, आरआरबी, डीटीओएसबी, दिल्ली पुलिस और यूपीएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, आरओ, यूपी पीसीएस के सारे एग्जाम्स के लिए आपको पूरा बैच अवेलेबल है। इसके अलावा रीजनिंग का स्पेशल बैच हैप्पी राव सर के साथ अवेलेबल है आपका मात्र 399 रुपए में, 399 ही दिख रहा है ना, 8 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 399 रुपए में अवेलेबल है। इंग्लिश का स्पेशल बैच पंकज सर के साथ 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 599 रुपए में ये आपको अवेलेबल है। बाकी बैचेस के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी। तो ये पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर था।
इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम अगले लेक्चर में रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे और उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी और बाकी टेक्नोलॉजीज की अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। 3 से 4 अगली क्लासेस में ये हम पूरी टेक्नोलॉजी को खत्म करेंगे और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्लासेस को पूरी करेंगे। आई होप ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, राम राम, राधे राधे।